वन प्लस जो है वो आज की डेट में इंडिया का नंबर 1 प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड है। यानी कि 30,000 के ऊपर जो सबसे ज्यादा फोन्स बिकते हैं ना वो वन प्लस की बिकते हैं। और इसकी अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो 40% से ज्यादा जो फोन्स 30,000 के ऊपर बिके हैं आज की डेट में वो वन प्लस के ही बिक रहे हैं। तो ये भी काफी सोचने वाली बात है कि सैमसंग और एप्पल जितनी बड़ी कंपनीज को इस छोटी सी कंपनी ने पीछे कर दिया। लेकिन अगर हम वन प्लस की जर्नी देखें इंडिया की तो वो इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं थी, क्योंकि कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है इस जर्नी के अंदर। अगर हम ओवरऑल वन प्लस कंपनी के बारे में बात करें ना तो वन प्लस कंपनी फाउंड हुई थी 2013 में, और जो उनका पहला फोन था वो था OnePlus 1 जो कि पहली बार लॉन्च हुआ था 2014 में। और उसी फोन के बाद से फ्लैगशिप किलर का कंसेप्ट आया था, यानी कि सबसे अच्छी स्पेसिफिकेशन, यानी कि आपको सेम फीचर सेम एक्सपीरियंस जो महंगे फोनों में देखने को मिलता है ना वही आपको उसकी आधी या उससे कम कीमत में देखने को मिले। तो इसी फिलॉसफी के साथ वन प्लस आगे बढ़ी थी और OnePlus 1 जो था ना वो पहली बार समर 2014 में सेल पे गया था। और लोगों ने जब पहली बार देखा OnePlus 1 को तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गए कि कोई कंपनी ऐसा कर रही है, और दुनिया भर से लोग इस फोन के पीछे टूट पड़े। और तब ये फोन था ना केवल लिमिटेड जगह अवेलेबल था, जैसे कि यूएस में मिलता था, और ये फोन नॉर्मली तो मिलता भी नहीं था, क्योंकि इस फोन को खरीदने के लिए आपको इनवाइट होना जरूरी था। क्योंकि उस समय ये लोग इनवाइट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर ये होता था कि आप फोन की वेबसाइट पर रजिस्टर कर दीजिए और जब आपका फोन तैयार हो जाएगा फैक्ट्री से बन के तब आप अपने उस इनवाइट का यूज कर सकते हैं इसे खरीदने के लिए। तो एक इनवाइट सिस्टम को पहली बार लाए थे, और ये तब इनकी फिलॉसफी ये थी कि ये जो फ्लैश सेल मॉडल होता है ना उससे बेटर मॉडल है, क्योंकि इनवाइट सिस्टम में उन्हें पता चल सकता है कि कितने लोग इस फोन को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। और देखा जाए तो OnePlus 1 अपना टाइप का पहला डिवाइस था उस कैटेगरी के अंदर, यानी कि सबसे अच्छी स्पेसिफिकेशन तो ले आया था। मतलब ओवरऑल फोन काफी अच्छा था। और अगर मैं ओवरऑल दूसरी चीजों की बात करूं तो इस फोन की जो पैकेजिंग थी वो भी काफी कमाल की थी, और OnePlus ने इसमें छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा था, यानी कि इसकी जो एसेसरीज होती, जो केबल्स होती है वो अंदर से रेड थी, जो ब्रांडिंग थी वो काफी चीज थी। और ऐसी पैकेजिंग और ऐसी क्वालिटी और ऐसे एसेसरीज का मतलब जो प्रेजेंटेशन स्टाइल था ना, ये ऐसी चीज लोगों ने पहले कभी देखी भी नहीं थी। और जब OnePlus 1 जब यूएसए के अंदर मिलता था तब उन्होंने एक छोटी सी बात नोटिस करी कि जो ऑर्डर्स है ना वो इंडिया की तरफ से कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। यानी कि उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने फोन इंडिया में बेचेंगे, लेकिन जब OnePlus 1 की सेल्स उन्होंने देखी तो देखा कि जो 7th नंबर पे जो कंट्री आ रही है जहाँ पे सबसे ज्यादा फोन बेचे जा रहे हैं ना तो वो इंडिया ही है, और इंडिया के लोग इंपोर्ट कर करके OnePlus 1 को खरीद रहे थे। और तब उन्हें पता चला कि क्यों ना हम अपने OnePlus 1 को अब इंडिया भी लेकर जाएं। और जो OnePlus 1 था, अगर मैं आपको उस फोन के बारे में बताऊं तो उसकी जो 1 मिलियन यानी कि वो अपने जो पूरे टाइम पीरियड में उसकी केवल 10 लाख यूनिट ही बिकी थी। उसके अंदर स्नैपड्रैगन 801 प्रोसेसर आता था, और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर था वो साइनोजन ओएस था, यानी कि साइनोजन कंपनी के साथ OnePlus ने पार्टनरशिप करी थी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और OnePlus 1 की इंडिया में जो एंट्री हुई थी वो हुई थी दिसंबर 2014 में। लेकिन OnePlus 1 जैसे ही इंडिया में आने वाला था वैसे ही इसके ऊपर बैन लग गया। एक्चुअली में साइनोजन जो थी ना उसने पहले ही डील कर ली थी माइक्रोमैक्स के साथ, क्योंकि माइक्रोमैक्स ने एक अपना सब ब्रांड बना लिया था जिसे आप जानते हो यू के नाम से, और यू ने वही फॉर्मूला अपनाया है जो OnePlus कर रही थी, यानी कि OnePlus जैसा ही एक फोन निकाल दो लेकिन सस्ते में, और उसमें साइनोजन ओएस डाल के बेचना चालू कर दो। और बस माइक्रोमैक्स के पास यहाँ पे ये पावर थी कि इंडिया में कोई भी कंपनी अपने साइनोजन वाले फोन्स को नहीं बेच सकती सिवाय माइक्रोमैक्स को छोड़ के। लेकिन फिर भी ये मामला कोर्ट में गया और आगे चल के OnePlus 1 जो था ना वो नॉर्मली बिकने लगा, वो भी साइनोजन ओएस के साथ ही, क्योंकि उन्होंने क्लेम करा था कि थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन उनके लिए शुरुआत में जो दिन थे ना वो इतने अच्छे नहीं थे, और इसके बाद उन्होंने साइनोजन ओएस से पीछा छोड़ा और वो दोबारा से आए अपने ऑक्सीजन ओएस पे। और अगले आने वाले जितने भी फोन्स आपको देखने को मिले वो ऑक्सीजन ओएस पे देखने को मिले। जैसे कि अगर हम बात करें 2015 की, तब उसमें आपको OnePlus 2 देखने को मिला, ऑक्सीजन OS 2 के साथ आया था। ये पहला फोन था जिसमें आपको पहली बार मेटल का यूज देखने को मिला OnePlus की तरफ से। इस फोन में आपको लेजर ऑटो फोकस भी देखने को मिलता था, और ये पहला ऐसा फोन था जिसका जो लॉन्च था वो VR में हुआ था, यानी कि OnePlus ने अपने कार्डबोर्ड VR हेडसेट्स बनवाए थे और उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया था, और इस फोन का जो लॉन्च था वो VR के अंदर किया गया था। और अगर मैं ओवरऑल OnePlus 1 की बात करूँ तो ये 25,000 में आने वाला फोन था, लेकिन इसमें आपको स्नैपड्रैगन 810 देखने को मिलता था, 4GB रैम देखने को मिलती थी। ये पहला OnePlus का फोन था, इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता था, USB Type-C का पोर्ट भी था, लेकिन कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं था क्योंकि वो आने वाले टाइम में आने वाली थी। लेकिन जो OnePlus 2 था ना उसके साथ काफी सारी चीजें थी जो इंडिया के लोगों को स्पेशली पसंद नहीं। पहली बात तो है कि फोन काफी ज्यादा भारी हो गया था, ऊपर से इंडिया के लोगों को काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए होती है, लेकिन ये फोन सॉफ्टवेयर अपडेट्स पे अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाया, और आज की डेट में सिर्फ मार्शमैलो पर ही चल रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत इंडियंस को इस फोन्स में ये लगी कि काफी ज्यादा हीट होता था, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में काफी ज्यादा
ज्यादा गर्मी आपको देखने को मिलती है, और ऐसी गर्मी में जो OnePlus 2 था ना वो हीटर का काम करता था, तो अपने हीटिंग इश्यूज के कारण काफी ज्यादा बदनाम रहा। इसके बाद 2015 में वो अपना दूसरा फोन भी लेके आए जिसका नाम था OnePlus X, और OnePlus X एक पहला कॉम्पैक्ट डिवाइस था जो OnePlus लेके आई थी, यानी कि 5 इंच का फोन था, और ये पहला और इकलौता ऐसा फोन था जिसे OnePlus ने 17,000 रुपए में लॉन्च किया था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि 2015 में ये उस समय एक एमोलेड डिस्प्ले लेके आ गए थे, वो भी फुल एचडी रेजोल्यूशन का, तो OnePlus के लिए काफी ज्यादा कमाल की बात थी। ऊपर से इस फोन में ग्लास का यूज हुआ था, एल्यूमिनियम की बिल्ड थी, तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से भी काफी ज्यादा अच्छा फोन था। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इंटरनल स्पेसिफिकेशन देख के एक छोटा भाई था OnePlus 1 का, यानी कि आपको OnePlus 1 की ही चीजें देखने को मिल रही थी छोटे फॉर्म फैक्टर में, यानी कि आपको प्रीमियम फोन देखने को मिल रहा था। लेकिन ये फोन भी ज्यादा अच्छे से नहीं चल पाया क्योंकि लोग OnePlus का एक मिड रेंज फोन खरीदने से बेटर ये प्रेफर करते थे कि OnePlus का एक महंगा फोन क्यों ना खरीद ले, जैसे कि OnePlus 2 को खरीदना ज्यादा प्रेफर किया। तो दोनों फोन थे ना वो ही इतने ज्यादा नहीं चले क्योंकि उस समय OnePlus को इतना कोई जानता नहीं था और वो अपने रास्ते से थोड़ा बहुत भटक गए थे, और इसी कारण से OnePlus X के बाद जितने भी बजट फोन वो लाने वाले थे ना उन्होंने सारे प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया और उन्होंने फोकस किया कि अब वो सिर्फ एक ही फोन पे फोकस करेंगे और उसी को अच्छे से बनाएंगे। और यही देख के उन्होंने 2016 में कमबैक किया OnePlus 3 से, और ये चीज उनके लिए गेम चेंजर थी। सबसे पहले तो ये पहला ऐसा फोन बना था उनकी तरफ से जिसमें डैश चार्ज आता था, और ये उस समय मार्केट में मौजूद काफी सारे फोन से तेजी से चार्ज होने वाला फोन बन गया था। स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर आता था, ऑक्सीजन ओएस जो था ना उसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज किया था इस फोन के लिए ताकि जो काफी स्मूथली चल सके। इस फोन के अंदर जो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की जो टेक्नोलॉजी थी उसे इंप्रूव किया गया, यानी कि जो फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनिंग कर सके, और ये पहले ऐसे फोन्स में था जिनमें आपको 6 GB की रैम देखने को मिलती है। और OnePlus 3 को भी उन्होंने VR के अंदर ही लॉन्च किया था, और इसके लिए उन्होंने स्पेशली लूप VR हेडसेट्स को बनवाया था जिन्हें उन्होंने अमेजन पे ₹1 की सेल में बेचा था ताकि लोग इस फोन के VR को एंजॉय कर सके। और OnePlus 3 के टाइम से उन्होंने जो इनवाइट सिस्टम था ना उसको बंद कर दिया, यानी कि OnePlus 1, OnePlus 2 और जो OnePlus X तक थे ना वहां तक उन्होंने इनवाइट सिस्टम को रखा। लेकिन इनवाइट सिस्टम का नुकसान ये था कि हर कोई फोन को खरीद नहीं पाता था, इसलिए उन्होंने इनवाइट सिस्टम कैंसिल करके नॉर्मल सेल में फोन को बेचना चालू कर दिया। और OnePlus 3 था ना काफी ज्यादा हिट हुआ, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फोन्स बन गया उस समय का, क्योंकि 28,000 रुपए का आता था और 30,000 के अंदर आने वाले सबसे बेस्ट फोन हो गया। और इसी के बाद पहली बार 2016 में ही अपना T वर्जन को लेके आए, यानी कि ओवरऑल OnePlus 3 का एक एडवांस वर्जन था जिसमें ओवरऑल स्पेसिफिकेशन को अपग्रेड किया गया था, बाकी जो डिजाइन था ना वो सेम ही रखा गया, जो आगे चल के बना OnePlus 3T, क्योंकि इसके अंदर आपको अपग्रेडेड प्रोसेसर देखने को मिलता था जो कि था स्नैपड्रैगन 821, एक बड़ी बैटरी देखने को मिल गई 3400 mAh की, सेल्फी कैमरा इंप्रूव हो गया, और प्राइस भी इन्होंने 2,000 रुपए बढ़ा दिया और 30,000 रुपीज इस फोन का प्राइस कर दिया। और देखा जाए ना तो OnePlus 3T था ना उसी के बाद OnePlus ने पार्टनरशिप की अमिताभ बच्चन के साथ और उन्हें हायर किया इंडोर्स करने के लिए। तो इसका फायदा ये हुआ कि पहली बात आपको OnePlus 3T के एड में आपको अमिताभ बच्चन जी देखने को मिलने लगे, और इस चीज का फायदा ये हुआ कि जो ओवरऑल OnePlus की जो ब्रांड वैल्यू थी ना वो बढ़ गई, यानी कि जो लोग पहले OnePlus को भी नहीं जानते थे वो लोग अब जानने लगे, और जो नॉर्मल दुकान वाले होते उन्हें भी जिनको नहीं पता होता था कि OnePlus कोई कंपनी से ट्रस्ट किया जाए तो उनके बीच भी पॉपुलर होने लगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो OnePlus की जो ब्रांड वैल्यू थी ना तो वो 3T के बाद तेजी से बढ़ गई, और अमिताभ बच्चन के साथ कोलैबोरेट करके जो OnePlus था ना वो एक बड़ा ब्रांड बन गया इंडिया में। और इतनी बात नहीं थी कि जो OnePlus 3 और 3T थे काफी अच्छे फोन थे और उनके लिए काफी लंबे समय तक अच्छा सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, जैसे कि उस फोन में आने वाले समय में एंड्रॉइड पाई का भी अपडेट देखने को मिलेगा। तो ये काफी कमाल की बात हो जाती है, यानी कि 2016 में अगर आप पिक्सल्स को हटा दो तो आपको दूसरे फोन्स होंगे काफी सारे जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 820 देखने को मिलता था, लेकिन उन फोन के अंदर कोई गारंटी नहीं है कि एंड्रॉइड पाई का अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये चीज OnePlus के साथ काफी चीजें हुई, और ऐसे ही कंपनी आगे बढ़ी OnePlus 5 को लेके। और जो OnePlus 5 था ना उसका इकलौता ऐसा OnePlus का फोन है इसमें आपको टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिलता है। और ओवरऑल मैं OnePlus 5 की बात करूँ तो काफी अच्छा फोन था और बहुत ज्यादा तेजी से बिकने वाला फोन बन गया, यानी कि जितना OnePlus 3 बिकाना उससे 3 टाइम्स ज्यादा OnePlus 5 मार्केट में सेल हुआ था। और उसमें भी उन्होंने अच्छा सॉफ्टवेयर सपोर्ट रखा, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस रखा, अमिताभ बच्चन से उसका ऐड करवाया और 33,000 में काफी अच्छा बिका और काफी तेजी से पॉपुलर हुआ। और उसके बाद उन्होंने देखा कि मार्केट चेंज हो रहा है और 18:9 का डिस्प्ले आ रहा है मार्केट में, तो OnePlus 5T में वो 18:9 का डिस्प्ले इंट्रोड्यूस किया, यानी कि जो OnePlus 5T था वो इंटरनली OnePlus 5 था, लेकिन उसके अंदर उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, जैसे कि 18:9 का डिस्प्ले लगा दिया और जो रियर कैमरा था उसको भी चेंज कर दिया, यानी कि टेलीफोटो लेंस हटा के 20 मेगापिक्सल का जो डेप्थ सेंसर था उसे ले आए, और ओवरऑल बेसिक डिजाइन उन्होंने सेम रखा। तो देखा जाए तो OnePlus 5T मॉडर्न लुकिंग डिजाइन में था और इसलिए वो फोन भी
काफी ज्यादा हिट रहा और उसे भी लोगों ने खरीदा। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि OnePlus 5 और 5T का प्राइस भी उन्होंने सेम रखा, यानी कि इस बार उन्होंने प्राइस बढ़ाया नहीं था। और स्पेशल कलर वर्जन की शुरुआत भी OnePlus 5T से हुई थी, क्योंकि इसमें आपको स्पेशल लावा रेड कलर का वर्जन भी देखने को मिला था, क्योंकि सब लोग रेड कलर फोन्स में भी बना रहे थे। और पहली बार OnePlus ने किसी मूवी के साथ पार्टनरशिप की थी, और वो थी स्टार वॉर्स द लास्ट जेडाई, और उसका स्पेशल स्टार वॉर्स एडिशन इंडिया में लॉन्च किया। तो ये काफी बड़ी बात हो जाती है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो OnePlus 5T तक फोन काफी अच्छा था। और उसी के बाद बारी आती है OnePlus 6 की। और OnePlus 6 के साथ तो OnePlus ने एक क्लेम किया था कि ये फास्टेस्ट एंड्रॉइड फोन है, जो कि स्नैपड्रैगन 845 के साथ आता है। इसके अंदर आपको पहली बार नॉच का इंट्रोडक्शन देखने को मिला। ओवरऑल जो डिजाइन था उसे बेजल लेस कर दिया गया। उसी के साथ इस बार उन्होंने अपने OnePlus Bullets वायरलेस ईयरफोन्स को भी लॉन्च किया पहली बार। और जो OnePlus 6 था उसे जो लॉन्च किया था उसे खुद अमिताभ बच्चन से लॉन्च करवाया। तो ओवरऑल ब्रांड वैल्यू बढ़ गई और प्राइस भी उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया 35,000। और इस बार वो दोबारा से ग्लास बैक को लिया, क्योंकि OnePlus X के बाद उन्होंने कोई ग्लास बैक वाला फोन नहीं निकाला था। और OnePlus 6 का वो एक स्पेशल अवेंजर एडिशन भी लेकर आए थे, जो कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी पे बेस्ड था। तो देखा जाए तो जो OnePlus 6 था ना, वो सबसे तेजी से बिकने वाला OnePlus का फोन बना। और इसकी जो सेल्स थी ना, वो भी काफी कमाल की हुई, यानी कि थोड़े टाइम के अंदर इन्होंने 1 मिलियन यूनिट्स को सेल कर दिया। तो ये काफी बड़ी बात हो जाती है। और जब इनके सीईओ जो मिस्टर पीट लाओ उनसे पूछा कि OnePlus की इंडिया में सक्सेस का राज क्या है, तो उन्होंने बोला था कि वो लोग कस्टमर्स को सुनते और कस्टमर्स के फीडबैक को इम्प्लीमेंट करते, यानी कि वो कस्टमर से पूछते कि इस फोन के लिए वो कितना प्राइस देना चाहेंगे, और इसीलिए वो प्राइस को कंट्रोल रखते हैं और वो फीचर देते हैं। और वो जानते थे कि लोगों को अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, तो वो ऑक्सीजन ओएस देते हैं, और ऑक्सीजन ओएस को वो एंड्रॉइड प्लस भी कहते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि वो हर चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं फीडबैक को, ताकि वो OnePlus 2 और जो OnePlus X के टाइम पे जो गलतियां की थी वो गलतियां दोबारा से ना करें। लेकिन OnePlus 6 के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जो OnePlus है ना, वो अपने कस्टमर्स को सुन नहीं रही है, क्योंकि OnePlus अब ज्यादा से ज्यादा ऐड कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, अपने फोन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करवा रही है, और सबसे जरूरी बात अपने फोन के प्राइसेस बढ़ा रही है, वो भी बहुत तेजी से। जैसे कि OnePlus 60 का जो प्राइस था ना, वो 3,000 रुपए बढ़ा दिया, जो हो गया था 38,000 रुपीज। और OnePlus 60 से ऊपर से इन्होंने हेडफोन जैक को हटा दिया, LED नोटिफिकेशन लाइट को हटा दिया, और ऊपर से ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर लिया। और जब इन्होंने ये अपना OnePlus 60 मैक्लेरन एडिशन लिया, क्योंकि पहली बार किसी कार कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया था, तो उसकी कीमत भी 50,000 के ऊपर रख दी। तो अब ऐसा लग रहा है कि फोन के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं और फालतू चीजों में ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, बजाय कि एक अच्छा फोन डिलीवर करने के। और अब ये देख के ऐसा लग रहा है कि जो OnePlus है ना, अपनी कम्युनिटी को सुन नहीं रही है, क्योंकि वो हमेशा कम्युनिटी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन अब कम्युनिटी को वो सुन नहीं रहे हैं। क्योंकि अभी आप रिसेंटली OnePlus 7 के लीक्स देख लो, और उसके अंदर आप देख सकते हो कि उसमें आपको एक पॉपअप कैमरा देखने को मिलने वाला है। और मेरे हिसाब से वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। अगर वो सही में अपनी कम्युनिटी को सुन रहे होते तो वो कभी पॉपअप कैमरा ऊपर नहीं जाती, या फिर कभी हेडफोन जैक को नहीं हटाते। क्योंकि अगर मैं बात करूं OnePlus 3, OnePlus 5 की, तब उन्होंने कस्टमर के फीडबैक को अच्छे से सुना और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया और काफी अच्छे फोन्स बनाए थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस जर्नी में वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, और अब उन्हें दोबारा से कस्टमर्स को सुनना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर अब इतना ज्यादा पैसा ऐसे किसी फोन पे खर्चा शायद ना कर पाए। तो फिर भी देखते हैं कि आने वाले समय में जो फ्यूचर के OnePlus के फोन्स होंगे वो कैसे होंगे। और ये थी अभी तक की OnePlus की जर्नी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि OnePlus सही कर रही है या गलत कर रही है, तो ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।